चलिए बात करेंगे, बिहार में महागठबंधन की सीटों का ऐलान हो गया है और यही वजह है कि तेजस्वी समेत कई बड़े नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद रहे हैं। आपको बता दें कि सीटों का जो पेच था वो सुलझ गया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र ने सीटों के बंटवारे का ऐलान किया, जिसमें यह भी बताया गया है कि आरजेडी 20, कांग्रेस 9 और रालोसपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनावी सरगर्मियों के बीच बिहार में महागठबंधन की सीटों का ऐलान हो गया है, यानी इंतजार खत्म हो गया। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर कई दिनों से चल रहा अटकलों का दौर शुक्रवार को खत्म हो गया। राष्ट्रीय जनता दल नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीटों के बंटवारे का ऐलान किया। पूर्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की सीटों का ऐलान करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आरजेडी 20, कांग्रेस 9 और रालोसपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही रामचंद्र पूर्वे ने बताया कि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा पार्टी को और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 3-3 सीटें दी गयी है। साथ ही विधानसभा की नवादा सीट पर होने वाले उपचुनाव का टिकट भी हम पार्टी को मिला है। इसके अलावा कांग्रेस को राज्यसभा की 1 सीट देने का ऐलान किया गया। यही नहीं, माले को राजद कोटे से 1 सीट दी गई। हालांकि बाकी की सीटों से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाले नामों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सुबह तक ये जानकारी थी कि महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इसके बावजूद महागठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। शुक्रवार की सुबह भी ये जानकारी मिली थी कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और सीटों के बंटवारे का ऐलान करेंगे, लेकिन वो भी नदारद रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होने के सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद राज्यसभा सांसद मनोज झा सवाल का सीधे जवाब देने से बचते दिखे। उन्होंने बीजेपी का सहारा लेते हुए कहा कि बीजेपी ने गुरुवार को सीटों के बंटवारे का ऐलान किया था और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जेपी नड्डा मौजूद थे, लेकिन कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। लेकिन किसी ने भी ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछा। पूर्वे के मुताबिक नवादा लोकसभा सीट से आरजेडी की विभा देवी चुनाव लड़ेंगी। वहीं हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी गया से लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। रालोसपा उम्मीदवार भूदेव चौधरी जुमई से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा शरद यादव आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन की तरफ से सीटों के ऐलान के मुताबिक हम पार्टी से उपेंद्र प्रसाद औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित तेजस्वी के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल हुए। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, हम पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, शरद यादव, तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल थे। लेकिन महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी बड़े नेता के शामिल नहीं होने के कारण कई प्रकार के सवाल उठने लगे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महागठबंधन के सभी दलों द्वारा जितनी सीटों की मांग की गई है, उतनी सीटें उनके कोटे में नहीं आई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने महागठबंधन की 11 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस को महज 9 सीटें दी गयी। साथ ही राज्यसभा की 1 सीट देने की बात कही गयी। आरजेडी नेता मनोज झा से ये पूछे जाने पर कि बड़े नेता क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, तो जवाब में उन्होंने कहा कि आज से पहले चरण की उम्मीदवारों की घोषणा होनी थी, जिसमें किसी बड़े नेता को नहीं आना था। जिस दिन पूरी लिस्ट बनेगी, ये बड़े नेता जनता के समक्ष होंगे। किसी भी दल को फॉर्मेट में तब्दीली का पूरा अधिकार है और उस अधिकार पर सवाल नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस शुरू हो चुकी है। हर दिन कोई मुद्दा उठता है और उस बयानबाजी उस मुद्दे को लेकर शुरू हो जाती है। इन मुद्दों के बीच कुछ मुद्दे किसी नेता के बयान से भी बन जाते हैं। एक पक्ष का नेता बयान देता है, दूसरा पक्ष उसे पकड़कर मुद्दा बना लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान के बाद, जब पित्रोदा ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स पर सवाल उठाए और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया। चलिए रिपोर्ट देखिए।
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस शुरू हो चुकी है। हर दिन कोई मुद्दा उठता है और उस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है। इन मुद्दों के बीच कुछ मुद्दे किसी नेता के बयान से भी बन जाते हैं। एक पक्ष का नेता बयान देता है और दूसरा पक्ष उसे पकड़कर मुद्दा बना लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान के बाद से, जब पित्रोदा ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी के करीबी सैम ने कहा कि आखिर हमने वहां किस पर हमला किया, क्या सचमुच 300 आतंकी मारे गए? देश के लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। विदेशी मीडिया सरकार के दावे पर सवाल उठा रही है और एक भारतीय होने की वजह से मुझे ये खराब लग रहा है और मैं एक गांधीवादी हूँ। मैं बातचीत में ज्यादा यकीन करता हूँ और मेरा मानना है कि सभी को बात करनी चाहिए, केवल पाकिस्तान क्यों, हमें पूरी दुनिया से बात करनी चाहिए। It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. I don't believe that way. Our government has attacked the Jaish-e-Mohammed camp. What they say? Well, I would like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. सैम पित्रोदा का ये बयान किसी और वक्त पर आता तो हो सकता है विवादित होने से बच जाता, लेकिन इस घोर राजनीतिक समय में छोटी सी छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, विवादित होती जाती है। और पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया तो कैसे बच जाते? पित्रोदा के बयान के बाद से ही इस पर राजनीति शुरू हो गई और बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुआ, जहां उन्होंने बयान के बाद कहा कि देश के 130 करोड़ लोग ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे। इस दौरान मोदी ने इस मामले में सपा को घसीट लिया और सपा नेता रामगोपाल यादव के बयान का हवाला देते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी ने भी उन सब जवानों का अपमान किया जिन्होंने कश्मीर को बचाने के लिए जान दे दी। दरअसल एक दिन पहले ही सपा नेता रामगोपाल यादव ने पुलवामा हमले पर साजिश की बात करते हुए कहा था कि सरकार बदलते ही इस मामले की जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या वैली में जैसे ही घुसते हैं, वहाँ जो पड़ाव है वहाँ से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में, सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी जहां मिलती थी वहां रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद पीएम मोदी के साथ ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी रामगोपाल पर हमला बोलते नजर आए। यादव का बयान राजनीति की तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का एक भद्दा उदाहरण। श्री रामगोपाल यादव को सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर प्रश्न खड़ा करने और इस देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने वाले इस बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान से किनारा करते हुए नजर आई और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी और बीजेपी को किसी व्यक्ति की निजी राय को जहर फैलाने में इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। पीएम को सेना के बलिदानों के पीछे खुद को छिपाने के बजाय सामने आकर देश को बेरोजगारी, किसानों की संकट, नोटबंदी, जीएसटी की मार और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर सवालों के जवाब दें। सैम पित्रोदा पर कांग्रेस भले ही थोड़ा डिफेंसिव नजर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी और मोदी सरकार पर करारा वार किया है। अखिलेश ने सैम के इस बयान का हवाला देते हुए कहा कि सेना की शहादत पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। अपने बयान के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार को नसीहत देते हुए ये भी कहा कि देश को राजनीतिक नेताओं से सवाल पूछने का हक है, सरकार सेना की आड़ न ले। दरअसल वक्त चुनाव का है और सभी नेताओं की छोटी सी छोटी बात भी कई दिन तक मीडिया में घूम घूम कर मुद्दा बन जाती है।
ये सब होता ही है और होता रहेगा और चुनाव नजदीक आते ही ये गैर जरूरी मुद्दों का शोर और भी बढ़ेगा और इस शोर में दब जाएंगे जनता से जुड़े वो मुद्दे जो उनकी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और शायद नेता भी यही चाहते होंगे क्योंकि फिर उन्हें चुनाव में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। नेशनल डेस्क टोटल न्यूज। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में काशी से उतरकर पूर्वांचल में विपक्षी दलों का सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार काशी के रण में नरेंद्र मोदी की राह पिछले चुनाव की तरह आसान नजर नहीं आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से सियासी मैदान में उतरेंगे। नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव काशी से उतरकर पूर्वांचल में विपक्षी दलों का सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार काशी के रण में नरेंद्र मोदी की राह पिछले चुनाव की तरह आसान नजर नहीं आ रही है। सपा, बसपा, आरएलडी जहां एक तरफ गठबंधन के तौर पर उम्मीदवार उतारकर मोदी को घेरने की कवायद में है, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की काशी में एंट्री के बाद राजनीतिक हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए काशी में विपक्षी चक्रव्यूह को भेदना चुनौती होगी, क्योंकि वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल के किले को भी फतेह करने का दारोमदार उन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की वाराणसी सीट से चुनावी मैदान में उतरकर सपा, बसपा और कांग्रेस का पूरी तरह से राजनीतिक सफाया कर दिया था। आजमगढ़ की संसदीय सीट छोड़कर बाकी पूर्वांचल की सभी सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही थी। बीएसपी और कांग्रेस तो अपना खाता भी पूर्वांचल में नहीं खोल सकी, लेकिन इस बार के वाराणसी से लेकर पूर्वांचल तक की सियासी जमीन के हालात बदले हुए हैं। सपा बसपा गठबंधन बना चुनौती। सपा बसपा आरएलडी गठबंधन वाराणसी में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए ऐसे में उम्मीदवार की तलाश में है जो राजनीतिक और जातीय समीकरण के लिहाज से फिट बैठता हो। इतना ही नहीं, वो मोदी को कड़ी चुनौती भी देने की कोशिश में है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी के उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बच सकी थी। हालांकि दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार दोनों दलों ने गठबंधन करके मैदान में उतरने का फैसला किया है। प्रियंका फैक्टर का कैसे सामना करेगी बीजेपी? वहीं कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूर्वांचल का प्रभारी बनाकर एक बड़ा दांव चला है। प्रियंका गांधी ने सोमवार को पूर्वांचल के लिए लोकसभा चुनाव अभियान का पहला दौरा प्रयागराज से वाराणसी का किया है। इस दौरान वो गंगा नदी में बोट के सहारे पहुंची। रास्ते में वो मंदिर और मजार पर माथा टेकते हुए और गंगा के दोनों किनारे बसे हुए लोगों से संवाद करते हुए काशी पहुंची। प्रियंका की वाराणसी में एंट्री के बाद राजनीतिक हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका ने जिस तरह से वाराणसी में सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को लेकर घेरा और सवाल खड़े किए हैं, इससे साफ है कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ भारी भरकम प्रत्याशी उतारने का मन बना चुकी है। ऐसे में सभी की निगाहें कांग्रेस के अगले कदम पर हैं। वाराणसी का जातीय समीकरण। वाराणसी लोकसभा सीट पर 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो ब्राह्मण, वैश्य और कुर्मी मतदाता काफी निर्णायक भूमिका में हैं। करीब 3 लाख वैश्य, 2.5 लाख कुर्मी, 2.5 लाख ब्राह्मण, 3 लाख मुस्लिम, 1,30,000 भूमिहार, 1 लाख राजपूत, 1.25 लाख यादव, 80,000 चौरसिया, 1 लाख दलित और 1 लाख के करीब अन्य ओबीसी मतदाता हैं। हालांकि बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल की अपना दल के साथ गठबंधन करके कुर्मी वोट को एक बार फिर साधने की कवायद की है। जातिगत लिहाज से इस सीट पर सवर्ण वोट बैंक असरदायक माना जाता है। नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी हो जाने के बाद 2014 में जिस तरह से तस्वीर बदली वो किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी को वैश्य बनियों और व्यापारियों की पार्टी माना जाता है। हालांकि इस बार चुनौती बड़ी है। एक तो पिछड़े और दलित मतदाता पर गठबंधन की नजर है। कांग्रेस अपना दल के दूसरे गुट के सहारे कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। ब्राह्मण और अति पिछड़ी जातियों पर भी उसकी नजर है। ऐसे में इस बार लड़ाई उतनी आसान नहीं रहने वाली है जितनी 2014 में थी। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।
तो वहीं आखिरकार क्रिकेटर गौतम गंभीर क्रिकेट का मैदान छोड़कर राजनीतिक के मैदान में उतर चुके हैं। जी हां, गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो गंभीर ने राजनीतिक मैदान में एंट्री ली। लोकसभा चुनाव 2019 धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। देश को 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीते काफी समय से इसकी अटकलें लगाई जा रही थी कि वह लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अभी साफ हो गया है कि गौतम गंभीर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। काफी समय से गौतम गंभीर ने देश के राजनीतिक मुद्दे और माहौल पर खुले तौर पर अपने विचार रखे हैं। वे हर बार सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, देशभक्ति के मुद्दे पर खुलकर सामने आते हैं और राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। गौतम गंभीर ने पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। First of all, I would like to thank Jaitley sir, Ravi Shankar Prasad sir and BJP for giving me this opportunity to be doing something special for the country. And जैसे सर ने बोला कि obviously मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर I'm joining this party and I'm sure that I'm going to live up to their expectations because I've done whatever I could in cricket and this is a fabulous platform for me to do something really good for this country and take this party forward and make this country a much better place to live. So I'm sure जैसे सर ने मुझे बोला with sir's blessing and I'm going to try and do my best and thank you very much once again. गौतम गंभीर के बीजेपी में शामिल होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गंभीर की गुणगान का बखान किया और बीजेपी में शामिल होने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गंभीर की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं जरा अरुण जेटली जी की कही बातों में दो बातें और जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने गंभीर के बारे में बोलते हुए कहा, गौतम गंभीर ने भारत की ओर से लगभग 58 टेस्ट मैच और 150 वनडे खेले हैं। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने गंभीर के योगदान का बखान करते हुए कहा कि गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट मैच में करीब 11,000 रनों का योगदान दिया है। बीजेपी में शामिल होने वालों में क्रिकेट जगत से एक नहीं दो नाम सामने आ रहे थे। पहला गौतम गंभीर का था और दूसरा वीरेंद्र सहवाग का। हालांकि वीरेंद्र सहवाग ने राजनीतिक जगत में कदम न रखने की बात बोलकर अपना नाम पहले ही हटा लिया था, लेकिन गौतम गंभीर ने राजनीतिक गलियारे में कदम रख ही दिया। दिल्ली में मॉडर्न स्कूल, फिर हिंदू कॉलेज और उसके बाद दिल्ली में हर स्तर पर क्रिकेट खेली और एक्सेल किया अपने करियर में। आईपीएल में 2 टीमों के कैप्टन रहे और उसके बाद 2007 में T20 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता और 2011 में 50 ओवर ओडीआईज का वर्ल्ड कप जो भारत में जीता, तो उसके फाइनल्स में इनकी पीक परफॉर्मेंस ही एक प्रकार से दोनों जीतों में इनका बहुत बड़ा रोल था पिछले दोनों विश्व कप में। और आज ये भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हो रहे हैं। माननीय अरुण जेटली जी ने कहा है, उसमें 2 चीजें जोड़नी है। गौतम गंभीर 58 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 150 वनडे, हैज कंट्रीब्यूटेड अबाउट 11,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और उनका प्रोफेशनल स्टैचर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से प्रभावित होकर और जो भारत ऊंचाई पर बढ़ रहा है उनकी अगुवाई में बीजेपी एनडीए के साथ, इसने उन्हें बहुत प्रभावित किया है, जिसके कारण वो बीजेपी में आज ज्वाइन कर रहे हैं। बीते दिनों में ये ज्यादातर देखा गया है कि गंभीर अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस और दिल्ली सरकार पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर निशाना साधते रहे हैं। वे राजनेताओं की बयानबाजी, आतंकी हमलों, सरकार के द्वारा जारी योजनाओं पर सवाल खड़े करते रहे हैं। एक बार गंभीर ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के मॉल पर निशाना साधते हुए लिखा कि टैक्स पेयर का पैसा
केजरीवाल के मॉल में लगा है और उस पर भी सीएम कहते हैं कि इलेक्शन के लिए पार्टी के पास फंड नहीं है। गौतम गंभीर सामाजिक सेवा के कार्यों में भी काफी बढ़ चढ़कर आगे सामने आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जब नक्सली हमला हुआ था तब उन्होंने 25 शहीद जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी शहीद हुए पुलिस अफसर अब्दुल राशिद की बेटी की भी शिक्षा का खर्च उठाने की जिम्मेदारी की बात कह चुके हैं। किन्नर समाज के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए गौतम गंभीर पिछले दिनों अपने माथे पर बिंदी लगाए और दुपट्टा ओढ़े हुए नजर आए थे। इसके अलावा गौतम ने रक्षाबंधन पर भी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें वो ट्रांसजेंडर से राखी बंधवाते हुए नजर आए थे। बता दें कि गौतम गंभीर बीते काफी समय से क्रिकेट से दूर हैं। गंभीर ने भारत के लिए आखिरी वनडे 2013 में खेला था, जबकि 2016 में उन्होंने आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेला था। 2011 50 ओवर वर्ल्ड कप हो या फिर 2007 T20 वर्ल्ड कप, हर बार फाइनल मुकाबले में गौतम गंभीर ने भारत की जीत में अहम किरदार निभाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या गौतम गंभीर आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर जीरो पर ही आउट हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।